लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद तौकीर गिलानी साहब, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले अमेरिका गए थे, वहां पर फंस गए। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर साहब की शायरी भी सुनेंगे, लेकिन चंद सवाल है जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से मुतल्लिक है। आपने जम्मू कश्मीर के सारा, हमने मकबूजा कश्मीर को डिस्कस किया, मौजूदा प्रेजेंट सूरत हाल को डिस्कस की प्रीवियस 2 पार्ट्स में, लेकिन इस पार्ट में खास करके शायरी भी सुनेंगे, लेकिन कुछ अपनी भी गलतियां जो हमारी हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। और चूंकि नौजवानों की तरबियत करनी है, नौजवानों को तहरीक के अंदर लगा लाना है, और फिर अगर नौजवान आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, वहाँ के मसाइल के बारे में, तो मेरे ख्याल में हम उतने कामयाब नहीं हो सकते। आपने डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब कहा था कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, मैं सन ऑफ द सोइल हूँ, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे भी कहा, एक जलसे में भी तकरीर की थी कि सन ऑफ सोइल हूँ, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कश्मीर का मसला उठा सकता हूँ। लेकिन डू यू थिंक कि हमारी जो लीडरशिप है पार्टियों के अंदर, जो आज़ाद कश्मीर का इक़्तिदारी तबका है, वो तब्दील होने की जरूरत है? और आपकी पार्टी, आप जैसे लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो इंतखाबात भी नहीं जीत सकते। आज़ाद कश्मीर के 29 हल्के जो है वहां पर हमेशा जोड़ तोड़ की सियासत होती है, पहले बार्गेनिंग होती है, निज़ाम सारा जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? और आप समझते हैं कि नौजवानों को आप तैयार करेंगे, आप खुद तैयार होंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जैसा भी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें हिस्सा लिया जाए ताकि बात आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल। असल में मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको गवर्न करता है एक्ट 74। अब एक आदमी, वो कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो विजनरी क्यों न हो, वो नौजवान हो या वो बड़ा हो बूढ़ा हो, जब वो इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन के कागजात के दाखिले से लेके तो मेंबर मुंतखब होने तक और फिर हुकूमत में जाने तक उसको उसी पैरामीटर्स के अंदर रहना पड़ता है जो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं इस हुकूमत के लिए, जो आज़ाद कश्मीर में है थ्रू एक्ट 74। तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप आज़ादाना तौर पर जो है वो ये काम कर सकते हैं जिसको हम मसला कश्मीर की सफारतकारी कहते हैं, और जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब भी मेरे ख्याल में जब वो ये कहते हैं कि मुझे बात करने दी जाए, तो वो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से ही शायद नहीं कह रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि कश्मीरियों को जो है वो आगे किया जाए। तो एक तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं अगर वो कैपेबल नहीं हैं बातचीत के, तो वही जाके तो वो बातचीत करें, बल्कि वो डेलीगेशंस जो हैं वो बना सकते हैं जिनमें वो लोग जो इस मसले के एक्सपर्ट हैं, या वो लोग जो जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बात कर सकते हैं, जो सफारतकारी समझते हैं, उन पर मुश्तमिल डेलीगेशंस भी बन सकते हैं। एक्ट 74 के अंदर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो उसके पास मसला कश्मीर की सफारतकारी नहीं है। तो वो लिबरेशन फ्रंट बन जाए हुकूमत, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बने, या लीग की बने, या किसी की भी बने, तो वो काम तो उसी एक्ट की रोशनी में ही करेगी। तो इसलिए जब तक कि उस एक्ट में अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं, और ये जो है आपका सब्जेक्ट्स मसला कश्मीर को लेके बैन अल-अक़वामी सतह पे जाने का, ये आपके अपने इख्तियार में नहीं आता है। कहा कि मेरी अमानुल्लाह खान साहब के हमरा पाकिस्तान के अदारों से मुलाकात हुई है, थिंक टैंक से बात हुई है जो सारे सूरत हाल को देखते हैं, तो ये एक्ट 74 के अंदर ये अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाती? देखिए ना, जो फारूक हैदर साहब जिन अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं वो कश्मीर कौंसल से मुतलका कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और ज़्यादातर वो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स हैं कि आपको मालियाती तौर पे कितना जो है वो खुद मुख्तार किया जा सकता है, कितनी गुंजाइश है। चूँकि आज़ाद कश्मीर असम्बली का और इनका हमेशा से ये मसला रहा है कि बजट जो है इनका वो कश्मीर कौंसल के थ्रू आता रहा है, और कश्मीर कौंसल मालियाती जो निज़ाम है सारा टैक्स से लेके तो ऊपर तक बजट तक वो सारा वो देखती रही है। तो इनका ज़्यादा फ़ोकस उस पे रहा है। इन्होंने कभी भी ऐसी किसी अमेंडमेंट को तजवीज़ नहीं किया है आज तक मेरे इल्म के मुताबिक
कि जो मसला कश्मीर के हल के हवाले से जो है वो अमेंडमेंट हो। तो एक तो ये जरूरी है कि जब वो ऐसी बात करें तो उस तरह की अमेंडमेंट्स लेके आए कि जो इस हुकूमत का जो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बना था कि जी ये एक बेस कैंप होगा और एक नुमाइंदा हुकूमत होगी जो पूरी रियासत की आज़ादी की बात करेगी, उसको बहाल करवाएं। तो ये उसको बहाल तो नहीं करवाने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ आपके पिछले सवाल से जुड़ी हुई ये बात है, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ों में तब्दीली की, जैसा कि ये जो जो एक एक दफ़ा मुंतहिब होते हैं तो 20-20 मर्तबा जो है वो वही मुंतहिब होने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ऐसी तब्दीलियां आनी चाहिए, हमें मॉडर्न डेमोक्रेसीज को फॉलो करना चाहिए कि एक आदमी जो मुंतहिब हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मर्तबा उसको वो पार्लियामेंट में जाए और उसके बाद जो है वो पेंशन लेके एक साइड पे हो जाए और नए लोगों को आने का मौका दिया जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इससे ये होगा कि फ्रेश माइंड्स जो हैं वो आएंगे, इससे करप्शन का रास्ता भी रुकेगा, इससे थोड़ी डेवलपमेंट भी आएगी और इससे मसला कश्मीर पे भी एक पॉजिटिव असर पड़ सकता है। लेकिन ये काम ज्यादा करने का जो है ये मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये चूंकि हुकूमत पाकिस्तान के जेर कंट्रोल हैं, तो हमने पाकिस्तान से बारहा ये कहा है कि अगर आप हमारे साथ मुखलस हैं, आप दावा करते हैं कि हम आपके पुश्तबान हैं, आपके आज़ादी के हमायती हैं, आपके खुद इरादियत के हमायती हैं, तो आप आगे बढ़कर ये स्टेप्स तो मोदी ने नहीं रोके हुए ना, ये आपके इख्तियार में है। तो हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़कर ये स्टेप्स लेने की जरूरत है कि ठीक है जी, ये जो सब्जेक्ट है ये हम अपने पास से उठा के तो ये आज़ाद कश्मीर की जो नुमाइंदा हुकूमत है जो उसको दे देते हैं, वो लेके जाए, गिलगित की जो असेंबली है वो लेके जाए इन चीज़ों को और वो दुनिया के सामने बात करे। तो इस मामले में पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो है वो आगे बढ़ के तो एक स्टेप लेना पड़ेगा कि वो कश्मीरियों को इसका इख्तियार दे दें कि वो अपनी बातचीत। अगर जब इलेक्शन होते हैं तो आप अपनी जो यूथ की फॉलोइंग है उनको तो ये कहे ना कि ये कुछ ऐसा करें कि ये जो रवायती किस्म के सियासतदान बार बार या एमएलए दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, अपनी अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बरादरियों के बेस पर बड़े बड़े बुत खड़े हैं, तो इनको तब्दील करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमने 2-3 दफ़ा ये कोशिश की है कि इलेक्शंस में हम गए हैं, इन प्रोटेस्ट गए हैं, हमने कागजात दाखिल करवाए लोगों के, और ये वो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ये इस बात का हमायती है कि भाई आप लोग जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि आपको शुरू से ही एक एक हल्फ उठाना पड़ता है कागजात दाखिल करवाते हुए। वो पता नहीं किसने रखा है और क्यों रखा है, हालांकि वो किसी भी सूरत में ना तो पाकिस्तान के मुफाद में है, ना जो वहाँ की मकामी हुकूमत है हमारी उनके मुफाद में है, लेकिन वो रखा गया है कि जी आप इस पे साइन करके दें कि आप पाकिस्तान को कश्मीर के साथ शामिल करने का जो नज़रिया है उसके वफादार रहेंगे। तो एक पॉलिटिकल उसकी हैसियत से हम अपनी आइडियोलॉजी पे इस तरह एक ओथ दे के तो कंप्रोमाइज़ करने की पोजीशन में नहीं हैं। और फिर ये है कि एक मुतबादल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आज़ाद कश्मीर की असेंबली, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो जिस तरह काम करती है और फंक्शन करती है, उसमें लिबरेशन फ्रंट ने भी जाके वही काम करना है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करती रही है या जो आजकल मुस्लिम लीग नून कर रही है या जो पीपल्स पार्टी कर रही है। बहुत सारे लोग हैं आज़ादी पसंद, जिसमें हमारे ये प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, कि ये इसी नुक्ता नज़र को लेके तो ये पार्लिमानी सियासत की तरफ गए थे। ये पहले इनका जो खमीर है ये आज़ादी पसंद तंजीमों से ही उठा है। चौधरी मजीद साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राजा मुमताज़ राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारे लोग असम्बली में पहुंचे हैं। गिलगित असम्बली में नवाज खान नाजी हैं, इनसे पहले कुछ लोग पहुंचे हैं असम्बली में जो यही नुक्ता नज़र लेके गए थे जी कि हम बाहर रह के कुछ नहीं कर सकते तो हम अंदर जाके तो चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि सिस्टम बड़ा है तो वो चाहे जाए कि ये सिस्टम को तब्दील करें, सिस्टम इनको तब्दील कर देता है। यासीन मलिक साहब जब यहाँ आए थे तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे। प्राइम मिनिस्टर इनसे पहले जो थे नवाज शरीफ, उनसे भी हमारी बेशुमार मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के माजी के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बेशुमार मुलाकातें हुई हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते हैं तो ये दूसरी बात करते हैं, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो पहली बात ये है कि तो मिलना ही पसंद नहीं करते, अगर ये मिलते भी हैं तो फिर ये
जिन कश्मीरी नुमाइंदों से मिलते हैं वो वही होते हैं जिनको ये सिलेक्ट भी खुद करते हैं कि भाई फलां लोग आ जाएं, और वो आके समझता हूं कि इनसे काफी हद तक जो जनरल मुशर्रफ था, जिस पे हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो कोशिश ये कर रहा था कि कोई आउट ऑफ बॉक्स चीजें और गैर रवायती तरीके से चीजें जो है वो लेके आए, और उसने कश्मीरी लीडरशिप को जितनी दफा बुलाया तो उसने मौका दिया लोगों को कि जी आप बात करें, आप क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। उसने हत्ता के इंडियन साइड पे जर्नलिस्ट का जो है वो वफद बना के भेजा, वहां से जर्नलिस्ट मंगवाए कि इस मसले को हल करने के लिए आप बातचीत करें और कुछ चीजें दें, और फिर उसने अपनी दानिश के मुताबिक कुछ फार्मूले भी वजह किए। तो इनमें ये जो 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 प्राइम मिनिस्टर्स इस तरह के बनते हैं जो हमारे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की, उसके अंदर तो इनमें एक तो विल नहीं होती है और दूसरा वो करज नहीं है कि ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो एक रिवायती एक ताकत का मरकज है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ जो है वो ये अपनी कोई बात कर सकें या उनकी राय से इख्तलाफ कर सकें। इसलिए इनसे मिलने ना मिलने का कोई खास मकसद नहीं होता। ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक इल्जाम लग रहा है कि हमने कश्मीर का सौदा अमेरिका में जाकर कर दिया है, बाकी बाकी बातें ऐसे ही हैं। असल में बातचीत हो चुकी है, मामलात सेटल हो चुके हैं। आपको कोई ऐसी खबरें मिली है वहां जाकर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। ये ज्यादातर तो ये चीजें पॉलिटिकल स्कोरिंग के उसमें आती हैं। जो जिस तरह की जो सेटलमेंट चल रही है, एक तवील अरसे से जो सेटलमेंट चल रही है वो तकरीबन उसी तरह की है। उसमें इस प्राइम मिनिस्टर का को हम कहें कि जी इमरान खान ने सौदा कर दिया, उससे पहले सौदा नहीं हुआ था, और उससे पहले मामला कोई बहुत अच्छा था और अब ज्यादा खराब हो गया है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, वो ब्लेम गेम ज्यादा होती है। लेकिन लोग चूंकि सेंटिमेंटल हैं चीजों को लेके, तो लोग ये कहते हैं जी कि चूंकि ये कुछ कर नहीं रहे हैं तो लिहाजा जो है इसका मतलब ये है कि इन्होंने सौदा लगा दिया है। तो ये जो जो भी अरेंजमेंट है ये एक तवील अरसे से चल रहा है, ये 70 साल से ये ऐसी सूरत में चल रहा है, चाहे आप इसको सौदा कहें, चाहे आप इसको कोई मजबूरी कहें, या चाहे जो भी सूरत हाल इसको दे लें, ये ऐसा ही चल रहा है। लेकिन इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली, ये जरूर है कि जो इमरान खान को अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी माजी में प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं मिली थी, कि जब कश्मीर के अंदर से जो है वो आवाज बहुत ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आ रही थी। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आपके प्रोग्राम से बहुत सारे लोग इस तरह की बातें पूछते हैं। हम जब चुकोठी में पहुंचे तो हमारे साथ बड़ा मसला था। हम लोगों के साथ ये कह के गए हुए थे, या हमारी जो कैंपेन थी कि हम सीज फायर लाइन को क्रॉस करेंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे मुजफ्फराबाद, उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जी आप ना जाएं, ये वक्त नहीं है, ये सारा कुछ है, हालांकि वक्त भी बड़ा प्रॉपर था। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम वहां पे खड़ा हो गया, वो प्रॉब्लम ये था कि सबसे पहले हमारे आगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर थी और उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी। उसके बाद पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं, पाकिस्तान की फौज है, वो उसके आगे खड़ी थी, और तीसरे नंबर पे जाके तो फिर इंडियन आर्मी आती थी। तो अगर हम जहाँ पे बैठे थे, अगर हम वहां से आगे बढ़ते तो सबसे पहले तो हम आज़ाद कश्मीर की पुलिस के साथ लड़ते, फिर पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ते। तो वो जो मकसद लेके हम जा रहे थे कि हम इंडिया को पूरी दुनिया में नंगा करेंगे, वो तो उधर ही रह जाता, और हमारे अपने आज़ाद कश्मीर की पुलिस और वगैरह और फिर पाकिस्तान की फौज जो है, ये सारा काम इनके गले में पड़ जाता, और फिर इंडिया भी इसको लेके जाता जी देखें मेरा तो कोई मसला नहीं है, ये कर रहे हैं। तो हमने वो सारा कुछ करके तो हमने वहां पे बैठे, और हमने इनको भी एक सेफ साइड दी, और इनको भी कहा बार बार कि हम आपको बचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस मसले पे एग्रेसिव स्टैंड लेके तो चीजों को आगे बढ़े। तो ये इमरान खान को जो मौका मिला, इमरान खान को और भी बहुत सारे मौके मिले, आपने भी आप पर इल्जाम है, आपने ये सारा जो मूवमेंट की थी, आप समानी से चले और फिर आप जाना चाह रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाह रहे थे। ये जितना भी शो था, ये वजीर आजम आजाद कश्मीर की तरफ से या हुकूमत आजाद कश्मीर की तरफ से फंडेड था ये प्रोग्राम? ये बिल्कुल ही बेसलेस है, टोटली टोटली बेस है, और ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इसको क्या फ़ंड करते, जिन्होंने फ़ंड किया है वो आपके इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। हमारी पूरी कश्मीरी कम्युनिटी और ख़ासकर लिबरेशन फ्रंट के जो कारकुनान हैं, जो हमारे बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी फंडेड से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। जो रियासत के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी सपोर्ट से इसका आगाज़ किया गया, और सारी दुनिया जानती है कि जब हम वहाँ बैठे हुए थे
तो मुजफ्फराबाद डिवीजन के और ख़ास कर जहाँ हम बैठे थे उसके इर्द गिर्द जो चकोठी के और चनारी के और हटिया के जो इलाके थे, वो 12-13 दिन जो थे, वो खाने से लेके शेल्टर तक, घरों में ख़वातीन को ले जाने तक, बच्चों को ले जाने तक, खाना पहुँचाने तक, वो सारा काम जो है वो कर रहे थे। तो ये सारा काम एक वॉलंटरी उस पे हो रहा था। इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तो किसी मदद की ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि जब हम पहले दिन पहुँचे तो हम बेसुर सामानी के आलम में थे, तो हुकूमत जो है वो उसने वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमारे लिए कोई नाश्ता वग़ैरह भेजा, तो हमने वो वापस किया था। हमने वो ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं कि हमने वो वापस किया। फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो हमारे साथ मुसलसल हर रोज़ उनके वज़रा आते थे डायलॉग के लिए। हमारी काफ़ी दफ़ा उनके साथ तल्ख़ी हुई, काफ़ी दफ़ा उन्होंने हमें थ्रेट किया कि आपके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा और आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप ऐसा डरे कोई नहीं? सर, इस सूरत-हाल में आप डरे नहीं? नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं थी ना जी। देखें, उस वक़्त तो सूरत-ए-हाल ही ऐसी थी कि हम तो आए इसलिए थे, हम पहले भी सीज़ फायर लाइन पे जाते रहे ना। जेकेएलएफ ने पहले ये नहीं किया, हम 92 में गए थे तो इसी जगह से जहाँ से हम इस दफ़ा पुरअमन तौर पे लौटे हैं, वहाँ से हम 7 लाशें उठाकर आए थे और 150 के करीब सीरियस ज़ख्मी हम लोग उठा के लाए थे। उसके बाद वो आपने नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल को उस जन्म नहीं गए, बल्कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप वापस हो गए, चूंकि ये तासर दुनिया को मिलता है कि आजाद कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को मार दिया गया और पाकिस्तान की फौज ने मारा, तो जी सारा मकसद ही फौत हो जाता।